सोचिए, एक वक्त था जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था, जब यहाँ के बाजारों में सोने की धूल उड़ी करती थी, जब यहाँ के कारीगर इतने हुनरमंद थे कि उनका बनाया हुआ कपड़ा यूरोप के राजमहल तक पहुंचा करता था, जब यहाँ के मसालों की खुशबू समुद्र पार से भी महसूस होती थी। और फिर एक कंपनी आई, सिर्फ कुछ कागज लेकर, कुछ वाकड़े लेकर, कुछ जहाज लेकर, और वह कंपनी जो सिर्फ बेचने के लिए आई थी, वह पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन गई। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी डकैत की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें खून भी है, धोखा भी है, सियासत भी है और इंसानी लोभ की हद भी है। यह कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और यह कहानी तुम जानोगे पूरी तरह आज। साल था 1498। एक पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा अपना जहाज लिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा। कैलिकट के तट पर जब वह उतरा तो उसने जो देखा वह यूरोप ने कभी नहीं सोचा था। बाजारों में काली मिर्च के ढेरों लगे थे, दाल चीनी की गंठी एक दूसरी के ऊपर, लौंग, इलायची, हल्दी, अदरक, ये सब दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं मिलता था। और इन मसालों की कीमत यूरोप में सोने के बराबर थी। 1 किलो काली मिर्च का दाम यूरोप में एक मजदूर की पूरी साल की कमाई के बराबर था। समझना मुश्किल नहीं कि फिर यूरोप की तमाम ताकतें हिंदुस्तान की तरफ क्यों दौड़ पड़ी। पोर्चुगल ने पहले लाइन मार ली, उन्होंने समुद्री रास्ते कंट्रोल किए, फिर स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस सब आ गए। लेकिन इन सब में एक मुकाबला था जो अलग था, एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ तिजारती रह जाने के बजाय राजनीतिक बन गया। और इस मुकाबले में सबसे आगे निकला इंग्लैंड। साल 1600, दिसंबर की एक ठंडी शाम, लंदन में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रेस्टी ने अपनी मुहर कलम उठाई और उन्होंने एक रॉयल चार्टर पर दस्तखत किए। इस चार्टर ने एक कंपनी को जन्म दिया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को क्या मिला? एक सिंपल चीज, एशिया के साथ तिजारती का एकाधिकार, यानी मोनोपोली। मतलब कोई दूसरा अंग्रेजी व्यापारी कंपनी की इजाजत के बिना वहां तिजारती नहीं कर सकता था। कंपनी का पहला कैपिटल था 72,000 पाउंड स्टर्लिंग, आज के हिसाब से काफी पैसा, लेकिन असल में तो बस एक छोटी सी शुरुआत। लेकिन जो चीज इस कंपनी को खास बनाती थी वह थी इसकी स्ट्रक्चर। यह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब अलग अलग इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा लगाते थे और फायदा बांटते थे। रिस्क बांटता था सब में। अगर एक सफर में जहाज डूब गया तो सब इन्वेस्टर्स का थोड़ा थोड़ा पैसा डूबा, किसी एक का सब कुछ नहीं। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, कैपिटलिज्म का पहला रूप, और इस आइडिया ने दुनिया बदल दी। कंपनी के पहले जहाज 1601 में निकले। मंजिल स्पाइस आइलैंड्स, यानी आज का इंडोनेशिया। लेकिन वहां भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC पहले पहुंच चुकी थी। डच बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनका नेटवर्क फैला हुआ था, उनके पास ज्यादा जहाज थे, ज्यादा फौज थी। अंग्रेजी ट्रेडर्स ने समझा इंडोनेशिया में सीधी टक्कर नहीं हो सकती, तो नजर घूमी हिंदुस्तान की तरफ। और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस का जहाज सुराट की बंदरगाह पर आया। वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने गया। उसने रिक्वेस्ट की, हमें तिजारती पोस्ट बनाने दो। जहांगीर ने पहले तो ठीक है कहा, लेकिन पोर्चुगीज ने साथ साथ प्रेशर दिया और डील टूट गई। लेकिन अंग्रेजी वापस नहीं गए। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने स्वाली की लड़ाई में पोर्चुगीज जहाजों को हराया। यह एक छोटी लड़ाई थी, लेकिन इसकी तासीर बड़ी थी। जहांगीर ने सोचा ये अंग्रेजी भी काफी ताकतवर हैं। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुराट में पहला ट्रेडिंग पोस्ट मिला, जिसे फैक्ट्री कहते थे। यह पहला कदम था। यह बहुत छोटा दिखता था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह दुनिया का नजारा बदल गया। 1615 में किंग जेम्स प्रिपेयर ने अपना खास डिप्लोमेट हिंदुस्तान भेजा, सर थॉमस रो। रो एक होशियार आदमी था। वह जानता था कि मुगल साम्राज्य कितना ताकतवर है। वह यह भी जानता था कि इस दरबार में घमंड से नहीं, डिप्लोमेसी से काम चलेगा। जहांगीर के दरबार में रो 3 साल रहा। उसने 1 साल में ही यह बात समझ ली कि हिंदुस्तान के साथ सीधी टक्कर कभी नहीं जीतोगे। अंग्रेजी फौज बहुत छोटी थी, रिसोर्सेज बहुत सीमित थे। रो ने लंदन को लिखा, और यह लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग आज भी कोट करते हैं, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अ प्रिंसेस सर्विस टू पोजेस लैंड और कैसल। अ वॉर एंड ट्रैफिक आर इनकम्पैटिबल। Only strive to be rich for it is only the merchants who can preserve this trade. मतलब लड़ाई मत करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, राजाओं को खुश रखो, अपने आप को ताकतवर बनाओ। यही ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्ट्रैटेजी थी, और इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें वह बेस दिया जिसके ऊपर उन्होंने बाद में पूरा साम्राज्य खड़ा किया। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1639 मद्रास, आज का चेन्नई। कंपनी ने लोकल नवाब से एक छोटी सी जमीन खरीदी, वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। यह एक ट्रेडिंग पोस्ट था और बाद में यह एक पूरे शहर की नींव बना। 1661 बॉम्बे। यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी। किंग चार्ल्स II की शादी हुई पोर्चुगल की कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से, और दहेज में इंग्लैंड को बॉम्बे मिला। राजा ने उसे कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड एनुअल रेंट पर दे दिया। आज बॉम्बे पे
मुंबई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है और यह शुरू हुआ था दहेज की एक डील से। 1690 कलकत्ता, आज का कोलकाता, जॉब चार्नॉक ने हुगली नदी के किनारे 3 गांवों की जमीन खरीदी। वहां एक फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम। यह वही जगह थी जहां आगे चल के कंपनी का असली साम्राज्य खड़ा होगा। 3 शहर, 3 ट्रेडिंग पोस्ट्स। लेकिन ये 3 जगहें कंपनी के लिए 3 कैंटीन नहीं थीं, ये 3 लॉन्चिंग पैड्स थीं। एक दिन इन शहरों में उसी कंपनी की फौज होगी, इसी कंपनी के अफसर इन शहरों को कंट्रोल करेंगे और इसी कंपनी के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की किस्मत होगी। अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं था। साल 1757। यह साल हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इस टर्निंग पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मुगल साम्राज्य अब घटने लगा था। औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर बादशाह नहीं आया। प्रांतीय सरकारें अपने आप स्ट्रांग होने लगी थीं। बंगाल में नवाब का दरबार था, सिराज उद दौला, जो एक नया और जवान नवाब था। सिराज की प्रॉब्लम थी कंपनी से। कंपनी अपने कलकत्ता के फोर्ट को बिना इजाजत के बड़ा कर रही थी। वह टैक्स नहीं दे रही थी, वह अपनी अपनी शर्तें बना रही थी। सिराज को गुस्सा आया। वह नवाब था, अंग्रेजों को उसकी बात मानना पड़ती थी। जून 1756 में सिराज ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। कंपनी के लोगों को भागना पड़ा और फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया। रॉबर्ट क्लाइव का अपना एक अलग ही किस्सा है। वह 18 साल की उम्र में एक सिंपल क्लर्क की नौकरी लेकर हिंदुस्तान आया था। बाकी के सब क्लर्क्स की तरह वह भी लेजर लिखता, अकाउंट्स बनाता, लेकिन उसमें कुछ अलग था। एम्बिशन, वाइल्ड, रेकलेस, डेंजरस एम्बिशन। एक बार उसने पिस्टल अपने सर पे लगाई और ट्रिगर खींची, ट्रिगर नहीं दबी। किसी ने कहा, इसका मतलब भगवान चाहता है ये जिएगा। क्लाइव ने जवाब दिया, तो मुझे बड़ा काम करना होगा, और उसने वह बड़ा काम किया। प्लासी में 23 जून 1757, प्लासी का मैदान, बंगाल में। एक तरफ थी सिराज उद दौला की फौज, 50,000 सिपाही, 40 तोप, हाथी पर सवार कमांडर्स। दूसरी तरफ थी कंपनी की छोटी सी फौज, सिर्फ 3,000 सिपाही, जिसमें ज्यादातर इंडियन सीपॉइज थे। आंकड़ों में कंपनी की हार लाजमी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जो किया वह वॉर स्ट्रेटजी नहीं थी, वह बिट्रेयल था। सिराज उद दौला के अपने दरबार में एक आदमी था, मीर जफार। वह सेना का प्रमुख कमांडर था और वह नवाब की गद्दी चाहता था। क्लाइव और मीर जफार के बीच एक सीक्रेट डील हुई। डील क्या थी? प्लेसे की लड़ाई में मीर जफार अपनी फौज को रोकेगा, कंपनी जीत जाएगी। कंपनी मीर जफार को नवाब बनाएगी। मीर जफार रिटर्न में कंपनी को बहुत सारा पैसा और जगह देगा। 23 जून को जब लड़ाई शुरू हुई, सिराज की 50,000 फौज में से आधी से ज्यादा खड़ी रही। मीर जफार ने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ घंटों में लड़ाई खत्म हो गई। सिराज भाग गया, बाद में पकड़ा गया, मार दिया गया। मीर जफार नवाब बना और कंपनी को मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स वसूल करने का हक। प्लासी की लड़ाई में एक भी तोप का गोला सीधा नहीं पड़ा, एक भी स्ट्रैटेजी मास्टर नहीं थी। यह बस एक सौदा था, खून, धोखे और लोभ का सौदा। और इस सौदे से कंपनी को बंगाल मिली। बंगाल दुनिया का सबसे अमीर सूबा, कपड़े के कारखाने, नील की खेती, रेशम का व्यापार, सब कुछ एक दिन में। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा हिंदुस्तान आया, इस बार गवर्नर जनरल की कुर्सी पर। मुगल एम्परर शाह आलम द सगुन, जो उस वक्त दिल्ली में था, वह नाम का ही बादशाह था। असली ताकत कंपनी के पास थी। क्लाइव ने शाह आलम से एक अग्रीमेंट कराया, दीवानी सेटलमेंट। दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और ओडिशा में टैक्स वसूल करने का हक। यह अग्रीमेंट एक कागज पर था, लेकिन इसकी ताकत बेहिसाब थी। अब कंपनी व्यापारी नहीं रही, अब वह एक गवर्निंग बॉडी बन गई थी। कंपनी के लोग बंगाल की जमीन की पैदावार पर टैक्स वसूल करते थे। किसान अपनी जमीन जोतते थे, कंपनी का हिस्सा जाता था। कारखाने चलते थे, कंपनी का कट आता था, और वह पैसा इंग्लैंड जाता था। इस प्रोसेस को इकोनॉमिस्ट्स आज ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की मेहनत से कमाया हुआ, कंपनी के जहाजों में भर भर के इंग्लैंड भेजा जाता था और वापस आता था। सिर्फ कमांड, सिर्फ ऑर्डर्स। बंगाल में लोगों की हालत दिन ब दिन बुरी होती गई। और फिर आया एक ऐसा साल जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। साल 1770। बंगाल में अकाल आया, खेती बर्बाद हो गई, मॉनसून फेल रहा, अनाज नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। और कंपनी ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए। अकाल के बीच में जब लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, कंपनी ने टैक्स की दर 10% से बढ़ाकर 50% तक कर दी। किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, बीज बेचने पड़े, कांपते हाथ से इतना अनाज निकालते रहे जितना कंपनी मांगती थी, और बाकी खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। उस साल बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा मर गया। 1/3। यह कोई हिस्टोरिकल एस्टिमेट नहीं है, यह कंफर्म्ड इतिहास है। 10 से 15 मिलियन इंसान एक साल में भूख से, जब उनके मुल्क की दौलत जहाजों में भर भर के इंग्लैंड जा रही थी। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी कंपनी नहीं रुकी, और यही सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन हिंदुस्तान हर तरफ से झुका नहीं। मैसूर में 2 आदमी थे,
हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, जिन्होंने कंपनी की नींद उड़ा दी। हैदर अली एक सेल्फ मेड रूलर था, कोई खानदान नहीं, कोई टाइटल नहीं, लेकिन एक दिमाग था जो बाउंड्रीज नहीं मानता था। उन्होंने मैसूर की एक छोटी सी सेना को एक हाईली एफिशिएंट मॉडर्न वॉरफेयर यूनिट में बदला। 1769 में पहली एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली ने कंपनी को ऐसी हार दी कि माद्रास का गवर्नर कांपने लगा। कंपनी को ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। फिर आया टीपू सुल्तान, जो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू एक विजनरी था। उसने रॉकेट्स की मॉडर्न वॉरफेयर में यूज की। पहले किसी इंडियन रूलर ने ऐसा नहीं किया था। उसने फ्रांस से मिलिट्री अलायंस बनाई। उसने नेपोलियन बोनापार्ट तक को लेटर लिखा, मिलकर कंपनी को हराने की स्ट्रेटेजी बनाओ। कंपनी टीपू से डरती थी, और डरती नहीं थी तो रिस्पेक्ट करती थी, जो असर में एक ही बात है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए, 4 लड़ाइयां। आखिर में 1799 में कंपनी की मासिव आर्मी ने सेरिंगपातम का किला घेरा। टीपू सुल्तान अकेले लड़ रहे थे। जब उन्हें वहां मारा तो वह अपनी खुद की जगह अपने किले के गेट पर गिरे। टीपू की लाश मिली तो कंपनी के अफसर खुश नहीं हुए। वह जानते थे उन्होंने सिर्फ एक आदमी नहीं मारा, उन्होंने एक आइडिया मार दिया था। वह आइडिया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी अंग्रेजी के आगे झुकना जरूरी नहीं। टीपू के बाद एक और बड़ी ताकत थी, मराठा कन्फेडरेसी। मराठे, शिवाजी के वंशज, एक पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई मिलिट्री पावर थे। पुणे में पेशवा का दरबार था। नागपुर, ग्वालियर, बड़ौदा, इंदौर, ये सब मराठा टेरिटोरी थी। लेकिन मराठों की अपनी एक कमजोरी थी, आपसी फूट। पेशवा बाजीराव जगगिंग, सिंधिया, होलकर, भोंसले, ये सब अलग अलग सोच के थे। कंपनी ने इस फूट का फायदा उठाया। आर्थर वेल्सली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बन गया, उसने मराठा वॉर्स में कंपनी की फौज लीड की। 1803 में दिल्ली और आगरा कंपनी के हाथ में आ गए। मुगल बादशाह शाह आलम तको अब सिर्फ कंपनी की मर्जी पर जी रहा था। 1818 में पेशवा भी हार गए। अब हिंदुस्तान का मैप देखते हैं। बंगाल, बिहार, ओडिशा कंपनी के, मद्रास प्रेसिडेंसी कंपनी के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कंपनी के, मैसूर कंपनी के अंडर, दिल्ली कंपनी के अंडर। मराठास हारे हुए, सिर्फ कुछ जगहें बाकी थीं। पंजाब में रंजीत सिंह, द लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट रूलर, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, और ये भी एक एक करके गिरती जाएंगी। अब एक ऐसी कहानी सुनो जो हिंदुस्तान से बाहर की है, लेकिन हिंदुस्तान की वजह से है। कंपनी हिंदुस्तान से पैसा निकाल रही थी, लेकिन चाइना से वह क्या खरीदती थी? चाय, सिल्क, पोर्सिलेन। और चाइना कुछ नहीं खरीदता था इंग्लैंड से। ट्रेड डेफिसिट था। कंपनी ने सोल्यूशन निकाला, हिंदुस्तान का ओपियम। बंगाल में कंपनी ने किसानों को फोर्सिबली ओपियम उगाने पर मजबूर किया। वह ओपियम चाइना भेजा। चाइना में ओपियम एडिक्शन फैलाई। जब चाइनीज एम्परर ने ओपियम इंपोर्ट बंद करना चाहा, कंपनी ने ब्रिटेन को वॉर में खींचा। ओपियम वॉर 1839 से 1842। चाइना हारा, हांगकांग ब्रिटिशर्स को मिला। यह एक अलग डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक है, लेकिन समझना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान की स्टोरी नहीं है, यह एक ग्लोबल स्टोरी है। एक ऐसी कंपनी की स्टोरी जो तीसरे मुल्कों की खेती पर कंट्रोल लेकर दूसरे मुल्कों को एडिक्ट बना रही थी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। हिंदुस्तान में कंपनी की 2 बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज थीं, जो हिंदुस्तान को अंदर से खाली कर रही थीं। पहली, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में यह पॉलिसी लाई। जमींदारों को एक फिक्स टैक्स कंपनी को देना था। अगर वह नहीं दे सके, उनकी जमीन नीलाम। जमींदार किसानों से ज्यादा लगान वसूल करते थे। कंपनी के टैक्स से ऊपर खुद का मुनाफा भी कमाते थे। किसान पिछड़ गए, जमींदार अमीर होते गए, कंपनी का खजाना भरता रहा। दूसरी, रियोतवारी सिस्टम। मद्रास और बॉम्बे में कंपनी सीधा किसानों से डील करती थी। कोई जमींदार नहीं, सीधा गवर्नमेंट को टैक्स। एक तरफ से अच्छा लगता था, लेकिन टैक्स की दर इतनी ज्यादा थी कि किसान कभी ऊपर नहीं उठ पाते थे। एक फसल खराब हुई, लोन नहीं चुका, जमीन गई, मजदूर बने, और हिंदुस्तान, जो कभी दुनिया की 25% इकोनॉमी था, वह गिरना शुरू हो गया। 1700 में हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया की रफली 24% थी। 1947 में वह गिर के 4% पर आ गई थी। यह गिरावट एक नेचुरल प्रोसेस नहीं थी, यह एक सिस्टमैटिक डिलिबरेट ड्रेनिंग था। कंपनी का और बाद में ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। कंपनी के पास अब एक बहुत बड़ा हथियार था, वह थी खुद हिंदुस्तान की फौज। कंपनी की फौज में ज्यादातर इंडियन सिपाही थे, जिन्हें सीपॉइज कहते थे। अंग्रेजी ऑफिसर्स थे, लेकिन फाइटिंग फोर्स इंडियन थी। यह एक ताज्जुब की बात है। हिंदुस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान के ही लोगों की फौज से जीत ली गई। इस फौज की ट्रेनिंग बेहतरीन थी, डिसिप्लिन जबरदस्त था, पे अच्छा था। कंपनी अपने सिपाहियों का ध्यान रखती थी क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड करना था। लेकिन एक बात थी जो कंपनी भूल गई, ये सिपाही इंसान भी थे, इनकी अपनी इज्जत थी, अपना धर्म था, अपनी फीलिंग्स थीं, और कंपनी ने इन फीलिंग्स को इग्नोर किया। जब तक साल 1857
जनवरी की बात है। मीरुत की छावनी में खबर फैलाई, नई एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती है उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय माता है, उसे मुंह लगाना पाप है। मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर हराम है, उसे छूना गुनाह है। कंपनी ने इस बार धर्म को ज्यादा लाइटली लिया। मीरुत में सिपाहियों ने कार्ट्रिज यूज करने से इनकार किया, उन्हें जेल में डाला गया। 9 मई 1857 मीरुत के इंडियन सिपाहियों ने बगावत कर दी, अंग्रेजी ऑफिसर्स को मारा, जेल के गेट्स तोड़े, अपने साथियों को आजाद किया और दिल्ली की तरफ बढ़े। वे क्यों दिल्ली गए? क्योंकि दिल्ली में था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक एज्ड पोएट एम्परर जिसकी कोई असली ताकत नहीं थी, लेकिन वह सिंबल था, मुगल सल्तनत का सिंबल, हिंदुस्तान की यूनिटी का सिंबल। सिपाहियों ने बहादुर शाह जाफर को अपना लीडर माना और एक ऐसा संग्राम शुरू हुआ जिसे कंपनी के लोग सीपॉय म्यूटिनी कहते थे, लेकिन जो असल में हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था कंपनी के खिलाफ। 1857 का संग्राम सिर्फ मीरुत या दिल्ली तक नहीं था। कानपुर में नाना साहिब ने अंग्रेजों के खिलाफ उत्थान किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे की तरफ से नवाब की गद्दी से लड़ाई की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई महारानी ऑफ झांसी, शायद इस पूरे अपराइजिंग का सबसे आइकॉनिक चेहरा। कंपनी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनकी रियासत हड़प कर ली गई थी। वह जुल्म को मानने वाली नहीं थी। अपनी छोटी सी फौज के साथ अपने बेटे को पीठ पर बांध के वह लड़ती रहीं। झांसी का फोर्ट कंपनी की बड़ी फौज ने घेरा। लक्ष्मीबाई ने हारने से इनकार किया, वह किला छोड़ के कहीं और लड़ गईं। ग्वालियर तक लड़ती रहीं। 17 जून 1858 ग्वालियर के पास कोताह की सेराई में रानी लक्ष्मीबाई गिरीं, घायल, खून में, लेकिन अकेले। वह नहीं गिरती, वह कंपनी की ताकत के आगे नहीं गिरती थीं। वह तब गिरती थीं जब मैदान ने उन्हें थामना बंद कर दिया था। जनरल रोज, जो उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसने खुद लिखा, शी वॉज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर द रेबल्स हैड। दुश्मन भी मानता था। 1857 का संग्राम दबाया गया। बहादुर शाह जफर को रैंगून, आज के यंगोन, भेज दिया गया, जहां वह 1862 में मुसाफिर की तरह मर गए। उनकी वह बेशकीमती शायरी थी, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। लेकिन 1857 ने कंपनी को एक चीज बताई, हिंदुस्तान अब उनके हाथ से फिसल सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया, अब कंपनी को यह सब कॉन्टिनेंट चलाने नहीं दिया जा सकता। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ। हिंदुस्तान अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया। क्वीन विक्टोरिया ने हिंदुस्तान की एम्प्रेस का टाइटल लिया।